हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तिवारी एकेडमी। तो देखिए, अब हम प्रश्नावली 13.2 प्रारंभ करते हैं। पहले प्रश्न पर यहां पर हम बढ़ते हैं। आपको बोला गया कि ऊंचाई 14 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो बेलन के आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो देखिए, यहां पर आपको बेलन से संबंधित सभी फॉर्मूले याद होने चाहिए। अब हम यहां पर एक बेलन आपको समझा बना के दिखाते हैं कि किस तरीके से आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है और क्या आपको ज्ञात करना है, क्योंकि अगर आप चित्र बनाना जानते होंगे तो आप आसानी से प्रश्न को हल कर ले जाएंगे। तो सबसे पहले तो देखिए, हम एक बेलन बना रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि आपके पास कुछ इस तरीके से ये एक बेलन हो जाएगा। तो ये एक बेलन हो गया। अब इसमें देखिए कि जो ये आकृति हमने बनाई है, एक गोल जैसी आकृति, यही आपके पास एक वृत्ताकार आकृति होती है। आपको देखने में लग रही होगी कि ये वृत्ताकार तो नहीं है, ये तो एक अंडाकार आकृति है, नहीं। लेकिन अगर आप यदि इसको ऊपर से देखेंगे तो आपको ये वृत्त जैसी होगी। ये तो हम 3D में एक आकृति होती है, त्रिविमीय, इसलिए आपको ऐसी देखने में लग रही है। जैसे आप घर में एक बेलन देख सकते हैं, या आप देख सकते हैं घर में बाल्टी जिस तरीके की होती है, तो बाल्टी का जो ऊपरी सिरा होता है वो एक वृत्ताकार होता है, लेकिन अगर आप उसे दूर से देखेंगे तो आपको वृत्ताकार नहीं दिखाई देगा। तो ये आपके पास एक बेलनाकार आकृति है। लंबवृत्तीय बेलन का मतलब यह है कि यदि आप इनके मध्य बिंदु अर्थात इस वृत्त के केंद्र से नीचे वाले वृत्त का केंद्र मिलाएंगे, और यदि आप इस तरीके से इनको भी जोड़ देंगे, तो यहां से अगर आप इसको मिलाएंगे तो ये लंबवत आपके पास होती है। तो इस तरीके से ये समझ में आ गया कि लंबवृत्तीय का मतलब क्या है। तो ये अगर आपके पास 90 अंश का कोण बना रहा है इसके केंद्र से, तो आप बोलते हैं कि लंबवृत्तीय बेलन है आपके पास। तो आपको लंबवृत्तीय बेलन भी समझ में आ गया। अब बेलन के आधार का व्यास पूछा गया है, तो आधार मतलब देखिए, ये आपके पास वृत्ताकार आकृति है, आधार पर देखें चाहे ऊपर की तरफ देखें, तो आधार का व्यास अर्थात इस वृत्त का व्यास बेसिकली आपको ज्ञात करना है, आधार का व्यास या वृत्त का व्यास। अब हम इस प्रश्न को हल करते हैं। तो सबसे पहले तो आप ध्यान रखें, आपको कंठस्थ होना चाहिए कि बेलन का, सबसे पहले तो एक बात और ध्यान रखें कि आपके पाठ्यक्रम में हमेशा लंबवृत्तीय बेलन ही आएगा। इसके अलावा भी बेलन और तरीके के हो सकते हैं, जहां पर ये जो मैंने आपको बताया कि केंद्र से केंद्र को मिलाएंगे तो 90 अंश होना चाहिए, वहां पर 90 नहीं होगा, तो उनको लंबवृत्तीय बेलन नहीं बोलते हैं। लेकिन आपके पाठ्यक्रम में हमेशा वही प्रश्न होंगे जहां लंबवृत्तीय बेलन ही होगा। तो जो भी अभी हम फॉर्मूले लिखेंगे और आपको याद करने हैं, वो सभी लंबवृत्तीय बेलन के ही होते हैं। तो सबसे पहले तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल समझ लेते हैं आखिर क्या होता है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कुछ आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आप इस बेलन को पेंट करें तो आप देखेंगे, आप पेंट तो बाहर की तरफ से ही कर पाएंगे। ये पेंट आपको देखने में लग रहा होगा हम एक तरफ से ही कर रहे हैं, लेकिन आगे पीछे भी करेंगे तो आपको बस इसी भुजा पर गोलाई में पेंट करना होगा। पेंट करने का मतलब तो यही हुआ। तो ये जो भाग है इसी को हम वक्र पृष्ठ बोलते हैं। तो इसका क्षेत्रफल यदि आपको ज्ञात करना है तो आपको वो कंठस्थ होना चाहिए। ये आपके पास होता है 2 गुणा पाई गुणा आर गुणा एच। जहां पर आर क्या होता है उसको समझ लेते हैं। आर आपके पास ये होती है त्रिज्या इस वृत्त की, या फिर आप इसे ही बोल सकते हैं यार, बात तो सेम ही है। और जो एच होती है वो आपके पास ये ऊंचाई होती है इसकी, इसको आप एच बोलते हैं, बेलन की ऊंचाई होती है सिर्फ। अब यहां से आप देखो कि आपको तो बोला गया 88 वर्ग सेंटीमीटर के बराबर है, तो 2 गुणा पाई गुणा आर गुणा एच, ये आपके पास 88 आ गया। अब आप यहां से पाई का मान लगा देंगे और वो पाई का मान आपके पास 22/7 हो जाएगा। तो 2 गुणा 22/7 आर आपको ज्ञात करना है, क्योंकि व्यास ज्ञात करना है अर्थात आधार का त्रिज्या का 2 गुना ज्ञात करना है, मतलब आर बेसिकली ज्ञात करना है। एच देखिए आपको बोला गया है 14 सेंटीमीटर ऊंचाई है, तो आपने 14 लिख दिया, बराबर 88 हो गया। फिर आप देख रहे हैं कि देखो 7 से ये 14 दो बार कट हो जाएगा यहां से, तो आपके पास बचेगा 2 गुणा 22 गुणा 2, अर्थात ये 88 बचा, गुणा आर बराबर 88 आ गया। तो इस तरीके से आर का मान 88/88 आपके पास हो जाएगा। तो आप इसको देखो सरल करोगे तो आपके पास आर का मान 1 आ जाएगा। अब देखते हैं कि मात्रक क्या होना चाहिए। तो आप देखो ये ऊंचाई सेंटीमीटर में
जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है वो भी सेंटीमीटर में है, स्क्वायर में मतलब, तो यहां पर जो आर आएगा वो भी आपके पास सेंटीमीटर में ही आएगा। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया कि आर का मान तो 1 सेंटीमीटर हो गया। अब चूंकि आपको तो आधार का व्यास निकालना था, आधार आप जानते हैं वृत्ताकार होता है, अर्थात एक तरीके से आपसे बोला गया कि आपको वृत्त का व्यास निकालना है, तो आप जानते हैं वृत्त का व्यास तो 2 गुणा त्रिज्या होती है, तो यहां से आपके पास 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आपका पहला प्रश्न हल हो जाएगा। अब देखिए दूसरे पहले प्रश्न पर आ जाते हैं। आपको बोला गया कि धातु की एक चादर से 1 मीटर ऊंची और 140 सेंटीमीटर व्यास के आधार वाली एक बंद बेलनाकार टंकी बनाई जानी है, तो इस कार्य के लिए कितने वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि बेलनाकार टंकी आपको बनानी है, तो हम यहां पर उस टंकी को एक बार बना लेते हैं। तो देखा आपने कि आपके पास ये एक बेलनाकार टंकी कुछ इस तरीके की होगी, जहां भी बेलन या बेलनाकार आपके पास या सिलेंड्रिकल अंग्रेजी में बोलते हैं आ जाए, आप इस तरीके का बना देंगे आकृति। फिर आपको बोला गया कि जो ये टंकी है वो बंद है, बंद का मतलब ये हुआ, और वो धातु की एक चादर से बना रहे हैं, इसका मतलब जो ये व्यास है जो आधार होगा वो भी बंद होगा, और ये जो ऊपर की तरफ भाग होता है ये भी आपके पास बंद होगा, इसका मतलब चादर आप इनमें भी यूज कर रहे हैं। तो यहां पर और देखिए आपको समझ में आ गया कि चादर आप आधार को बनाने में भी यूज करेंगे, ऊपर वाले भाग को बनाने में भी यूज करेंगे, और इस वक्र वाले भाग को, वक्र पृष्ठ वाले भाग को बनाने में भी यूज करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्षेत्रफल निकालना होगा कि आखिर कितना क्षेत्रफल आप प्रयोग में लाएंगे। तो जब भी वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में आप आधार के क्षेत्रफल जोड़ देते हैं तो आप उसको कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बोलते हैं या संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बोलते हैं। तो आप बोलेंगे बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो देखो बेलन का जो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होगा वो मैंने आपको बताया कि देखो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल तो होगा ही, प्लस जो आपके पास दो वृत्ताकार आकृति दिख रही हैं उनका क्षेत्रफल भी आप एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे, तब आपके पास संपूर्ण क्षेत्रफल बनता है। तो 2 गुणा वृत्त का क्षेत्रफल आपने कर दिया। अब देखिए ये हमने आपको बताया था कि कंटस्ट करने के लिए वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 2 गुणा पाई आर एच प्लस 2। अब देखो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। अब यहां से आप 2 पाई आर कॉमन ले लो, तो यहां से आपके पास बचेगा एच प्लस आर। तो इसलिए आप इसको कंटस्ट रखें कि किसी भी बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर कोष्ठक में एच प्लस आर होता है। अब यहां से आप ये देखो कि आपके पास जो ऊंचाई दी हुई है वो 1 मीटर दी हुई है, और जो व्यास है अर्थात 2 गुणा त्रिज्या वो 140 सेंटीमीटर है। तो अगर आप आर निकालोगे तो 140 बटे 2 मतलब 70 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर आप देख रहे हो कि देखो यहां पर देखो ये मीटर में हो गई है तो दूरी ही, ये ऊंचाई हो गई और यहाँ त्रिज्या हो गई, तो ये सेंटीमीटर में, या तो दोनों को मीटर में बनाओ या दोनों को सेंटीमीटर में बनाओ। तो ये पूरा आप पर निर्भर करता है कि आप पहले क्या करना चाहते हैं। तो देखिए अगर हम दोनों को मीटर में बनाए तो एच तो पहले से मीटर में है, आर को भी मीटर में बना लेते हैं, तो 70 को हम 100 से भाग कर देंगे तो ये आपके पास 0.7 मीटर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने त्रिज्या को भी मीटर में बना लिया है। तो अब यहां से आप लिख सकते हैं कि आवश्यक चादर, आवश्यक चादर अभी आपने देखा कि वो आधार को बनाने में भी, ऊपर वाले भाग को भी और वक्र पृष्ठ को बनाने में भी यूज होगी। तो आप लिख सकते हैं 2 गुणा पाई गुणा आर कोष्ठक में एच प्लस आर। अब देखिए 2 गुणा पाई का मान आप 22/7 लगा दीजिएगा। देखिए यहां से आर का मान अभी हमने बिल्कुल निकाला है जो कि हमारे पास 0.7 आया है, और देखिए एच का मान आप देख सकते हैं
1 है और r का मान 0.7 है, तो यहाँ पर 1 प्लस 0.7 आप कर देंगे। अब यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो नीचे 1 जीरो आ जाएगा, तो 10 आ गया बेसिकली, क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक था इसलिए। अब यहाँ से देखो 7 से ये 7 कैंसिल हो गया, तो आपके पास बचेगा 2 गुणा 22 अर्थात 44/10 गुणा, ये देखो 1 और 0.7 को जोड़ेंगे तो 1.7 आपके पास आ जाएगा। तो यहां से देखो ये आ जाएगा 4.4 गुणा 1.7। अब 4.4 अर्थात 44 का पहाड़ा तो आपको नहीं याद होगा, लेकिन 17 का पहाड़ा आपको याद होता है, तो चलिए उसका गुणा करते हैं। 17 गुणा 4 68, 6 हासिल का, और ये आपके पास 74 आ जाएगा। तो इस तरीके से 7.48 आ जाएगा। अब देखते हैं कि आखिर इसका मात्रक क्या होना चाहिए। तो देखिए h प्लस आर, यहां से मीटर ही आएगा, सब कुछ मीटर में है, ये भी मीटर में है, तो ये 7.48 मीटर स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। तो इस तरीके से आपसे पूछा गया था कि आखिर धातु की कितनी चादर को आप प्रयोग करेंगे, तो आपको समझ में आया कि 7.4 वर्ग मीटर चादर को आप प्रयोग करेंगे। आप एक बात पर और गौर करिए कि यहाँ पर आपको बोला गया था कि कितने वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता होगी, इसलिए आपको जो अपना उत्तर देना है वो वर्ग मीटर में ही देना है। यहाँ पर आपके पास कोई भी विकल्प नहीं है कि आप सेंटीमीटर स्क्वायर में अपना उत्तर दे दें या मीटर स्क्वायर में, आपको मीटर स्क्वायर में ही अपना उत्तर देना होगा। तो अब देखिए हम प्रश्न संख्या 3 पर आ जाते हैं। यहां पर बोला गया है कि धातु का एक पाइप 77 सेंटीमीटर लंबा है, इसके एक अनुप्रस्थ काट का आंतरिक व्यास 4 सेंटीमीटर है और बाहरी व्यास 4.4 सेंटीमीटर है। आपको बोला गया है कि आप आकृति देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम आकृति समझ लेते हैं। तो ये देखिए, ये आपके पास एक पाइप है धातु का, जिसकी लंबाई, अर्थात जब भी ध्यान रखें कोई बेलनाकार भाग दिया होगा, लंबाई और ऊंचाई बेसिकली एक ही बात होती है। तो आपको ये समझ में आ गया कि ये जो आपके पास होगी ये लंबाई हो गई और ये आपके पास 77 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो यहां से सबसे पहले हम h लिख लेते हैं, जो कि 77 अर्थात 77 सेंटीमीटर हो गई। फिर आपको बोला गया कि जो इसका आंतरिक व्यास है वो 4 सेंटीमीटर है। आंतरिक व्यास मतलब आपके पास ये दूरी दी हुई है, ये आपके पास 4.4 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप त्रिज्या निकालेंगे तो वो आपके पास आंतरिक व्यास का आधा हो जाएगा। तो देखिए यहां पर जो त्रिज्या होगी मैं लिख सकता हूं आंतरिक त्रिज्या, इसको मैं स्मॉल r से दर्शा देता हूं। ये आपके पास हो जाएगी 4/2, क्योंकि व्यास का आधा अर्थात 2 सेंटीमीटर। अब देखते हैं कि आंतरिक व्यास, सॉरी बाहरी व्यास क्या होगा। तो देखिए बाहरी व्यास मतलब जो बड़ा वाला वृत्त बनना होगा उसका व्यास हो जाएगा। तो देखिए बाहरी व्यास आपके पास ये हो जाएगा, ये 4.4 है। तो जो बाहरी त्रिज्या होगी वो आपके पास ये हो जाएगी, आप देख सकते हैं, क्योंकि बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या बाहरी त्रिज्या हो जाएगी। तो इस तरीके से यहां पर हम लिख देते हैं कि बाहरी त्रिज्या, इसको देखिए हम कैपिटल R से दर्शा देते हैं, वो हो जाएगी 4.4/2 अर्थात 2.2 सेंटीमीटर। अब जब इतना हमने कर लिया तो हम अगर आगे देखें तो आपको बोला गया है ज्ञात कीजिए, पहला वाला भाग है आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, अर्थात एक तरीके से आपको अंदर जो छोटा वाला एक बेलन आपको दिखाई दे रहा है अंदर की तरफ बन रहा है, उसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलिए लिख लेते हैं आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए आंतरिक भी है और वक्र पृष्ठ का ही केवल क्षेत्रफल लिखना है। तो आप जानते हैं वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है आपके पास 2 पाई RH। तो देखिए 2 पाई। अब देखें कि R कौन सा लगाना है आपको, चूंकि आंतरिक का लिखना है इसलिए आंतरिक त्रिज्या लगाएंगे अर्थात स्मॉल r, और H देखो समान ही रहेगा दोनों के लिए, वो 77 आप लिख देंगे। अब मान लगाते हैं यहां पर। तो देखिए 2 पाई का मान 22/7, r का मान स्मॉल r जो 2 है, और स्मॉल h अर्थात ऊंचाई या लंबाई बोल सकते हैं इस बेलन की, तो ये 77 आपने लिख दी। अब देखो 7 से ये 77 11 बार कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देखिए आपके पास आ जाएगा 2 गुणा 22। अब 2 का गुणा 11 से करेंगे तो ये आपके पास 22 हो गया। तो देखिए 2 गुणा 22 का वर्ग अर्थात 22 गुणा 22 ये 484 होता है। तो ये आपके पास आ जाएगा गुणा करने पर 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर हम इसलिए लिख पा रहे हैं क्योंकि इसका मात्रक सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, क्योंकि देखो
जो ऊंचाई अर्थात लंबाई है वो भी सेंटीमीटर में और त्रिज्या भी सेंटीमीटर में है, तो जब आप गुणा करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर ही आपके पास आ जाएगा। अब देखो पहला वाला भाग तो आपने हल कर दिया। अब हम दूसरे वाले भाग पर आते हैं जिसमें आपको दिया हुआ है बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो चलिए दूसरे वाले भाग को भी हम हल करते हैं। बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो जैसे आपने आंतरिक वाला निकाला है वैसे ही बाहरी निकालोगे, तो उसमें बस जो आर होगी वो कैपिटल आर हो जाएगी, क्योंकि जो बड़ा जो सर्किल है उसकी जो रेडियस होगी वही आप यहां पर लगाओगे। तो ये हो जाएगा 2 पाई कैपिटल आर एच। तो 2 गुणा पाई का मान 22/7, आर का मान आप 2.2 लगा देंगे और एच का मान 77 हो जाएगा, क्योंकि बेसिकली लंबाई और ऊंचाई सेम ही हो जाएगी यहाँ पर। तो 7 से 77 11 बार कैंसिल हो गया। तो यहां से देखो 22, इसको हमने ऐसे लिख दिया। अब 2 गुणा 11 हम यहाँ पर कर देते हैं, तो ये भी 22 हो गया और फिर 2.2 यहाँ कर देते हैं। तो इस तरीके से देखो 22 का वर्ग, ये तो आपके पास 484 हो जाएगा, गुणा 2.2 हो जाएगा। तो आप 22 का बेसिकली गुणा कर देंगे 484 में, तो ये आ जाएगा 8 4 106। अब दशमलव लगाएंगे तो दशमलव यहां आपके पास आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको समझ में आएगा कि आपके पास जो बाहरी वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल है वो 1064.8 आ जाएगा। और कभी भी मात्रक लिखना ना भूलें, अर्थात इसका यूनिट जो होगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो तीसरे वाले सबसे अंतिम भाग में इस प्रश्न में दिया हुआ है कि जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हम यहां लिख लेते हैं कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, फिर हम देखते हैं कि आखिर कैसे उनको ज्ञात करेंगे। अब देखो आपको टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो उसमें हमने सीखा था टोटल वाले में हम क्या करते हैं कि आधार का जो क्षेत्रफल होता है उनको भी जोड़ देते हैं। अब एक तरीके से आप ये देखो, आपके पास एक ये पाइप दिया हुआ था, तो इसमें जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो तो देखो आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल भी आएगा, बाहरी भी आएगा, और जो ये वृत्त जैसा बनना है, आप देख रहे हैं ये वृत्त बनना है, इसी तरीके से देखो नीचे भी बनना है, इस वृत्तीय क्षेत्रफल का आंसर भी आएगा इसमें। तो इस तरीके से कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में आपको समझ में आया कि आप आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल भी लिखेंगे, प्लस आप बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल भी लिखेंगे। ये तो अभी कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ही लिखा यहां तक हमने। अब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में आपको वृत्ताकार भागों के क्षेत्रफल भी लिखने होते थे, इसलिए आप यहां पर लिखेंगे वृत्ताकार भागों का क्षेत्रफल, तो आप इसको भी जोड़ देंगे। तो इस तरीके से यहां पर आपके पास एक तरीके से ये फॉर्मूला बन गया। आप ध्यान रखें कभी फॉर्मूला याद ना करें, आप चित्र बनाएंगे तो आपको सब चीजें आसानी से धीरे धीरे पता लगती जाएंगी। तो आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल तो आप देख सकते हो आपके पास 968 सेंटीमीटर स्क्वायर आया था, तो ये आपने 968 लिख दिया, प्लस आप देखिए आपके पास जो बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो है 1064.8, तो आपने उसको यहां पर लिख दिया, प्लस जो वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल है अब वो आपको निकालना पड़ेगा। तो वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल अर्थात देखो ऊपर भी है और नीचे भी है, तो आप 2 गुणा कर दीजिएगा और एक तरफ का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, इसलिए तो हमने 2 का गुणा किया है कि क्योंकि 2 तरफ बनना है वृत्ताकार भाग। अब यहां से देखो ये आपके पास आ जाएगा 2 गुणा, अब देखिए वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई, बड़े वाले भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा देखो पाई, बड़ा वाला वृत्त का क्षेत्रफल अर्थात पाई आर स्क्वायर, तो आर कैपिटल आर लगाएंगे, छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल पाई स्मॉल आर का होल स्क्वायर, आपके पास ये आ गया। तो यहां से अब देखिए 968 और 1064.8 को हम जोड़ देते हैं सबसे पहले तो यहां से आप ये देखो कि आपके पास ये हो जाएगा 0.8 2 3 0 2 2032.8 प्लस, अब यहां पर एक बात मैं देख लेता हूं कि आपको एक पाइप बनाने को बोला गया था, तो अब जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो यहां पर आप एक बात को और गौर करें कि आपने ये फॉर्मूला लिख दिया था पाई आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर का होल स्क्वायर, तो देखिए 2 गुणा
पाई को मैं वैनिश ले सकता हूं 22/7। अब देखिए आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर रह गया आपके पास, तो देखिए 2032.8 प्लस ये आपके पास आ जाएगा 44/7। अब आप करना चाहो तो देखो आर स्क्वायर मतलब कैपिटल आर का होल स्क्वायर करो माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर करो, या तो ऐसे करें या आप जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली सर्वसंख्या आप लगा सकते हैं, जो कि आपके पास होती है आर माइनस स्मॉल आर और कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर हो जाएगी, क्योंकि आपने स्टार्टिंग में पहले चैप्टर में ही पढ़ा था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सर्वसंख्या होती है ए माइनस बी ए प्लस बी के बराबर, तो इसका हमने यहां पर उपयोग किया। तो अब ये देखो आपके पास ये तो रहेगा 2032.8 प्लस 44/7। अब ये देखो कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर अगर आप करोगे तो कैपिटल आर तो बाहरी त्रिज्या था 2.2, स्मॉल आर है 2 सेंटीमीटर, तो अगर आप माइनस करोगे तो आपके पास 0.2 बचेगा, और यहां पर 2.2 और 2 को यदि जोड़ोगे तो 4.2 आ जाएगा। तो आप देखो यहां से 7 से अगर इसको कैंसिल करोगे तो 0.6 बार कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2032.8 प्लस देखिए 44 का गुणा 2 से करेंगे तो 88 आएगा, लेकिन दशमलव लगाना होगा तो 8.8 गुणा 0.6 आ गया, तो 2032.8 प्लस 6 का गुणा करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 6 गुणा 8 48, 4 हासिल के और ये 52। अब दशमलव लगाना होगा तो यहां पर दशमलव आपके पास आ जाएगा। तो अब देखिए इनको जोड़ देते हैं अपन, तो ये जोड़ने पर देखो 8 यहां पर बेसिकली 2 अंक होने चाहिए क्योंकि यहां पर 2 अंक है, तो ये 0 और 8 को जोड़ेंगे तो 8, 8 और 2 को जोड़ेंगे तो 10, एक हासिल का 8 3 0 2, तो ये 2038.08 आपके पास आ जाएगा। ध्यान रखें मात्रक लिखना कभी ना भूलें, तो ये मात्रक आपके पास सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने इस जो एक तरीके से खोखला बेलन कह सकते हैं आप इसे, उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल दिया है। चलिए अब देखिए प्रश्न संख्या 4 पर हम आ जाते हैं। यहां पर बोला गया कि एक रोलर, इसका व्यास 84 सेंटीमीटर दिया हुआ है अर्थात डायमीटर दी हुई है और लंबाई आपको दी हुई है 120 सेंटीमीटर। फिर बोला गया कि एक खेल के मैदान को एक बार समतल करने के लिए 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं, तो खेल के मैदान का मीटर स्क्वायर में क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि जो रोलर होगा वो स्वाभाविक सी बात है एक वृत्ताकार होगा, तो आपको व्यास दिया हुआ है 84 सेंटीमीटर। यहां से आपको समझ में आया कि जो त्रिज्या होगी अर्थात आर जो होती है उस बेलन की, वो आपके पास व्यास का आधा 84/2 अर्थात 42 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो देखिए आपने त्रिज्या तो पता कर ली, फिर उसके बाद लंबाई दी हुई है, लंबाई या ऊंचाई हमने आपको बताया था बात एक ही होती है, तो आपके पास एच आ गया 120 सेंटीमीटर, क्योंकि इसे आप एच से प्रदर्शित कर देते हैं। अब ये देखिए कि जो रोलर अगर खेल के मैदान को एक बार समतल करेगा तो उसको 500 चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो अगर हम एक चक्कर के लिए देखते हैं कि आखिर रोलर कितने भाग को समतल करता है, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जो समतल वाला भाग होगा वो रोलर के वक्र पृष्ठ के बराबर होगा, क्योंकि आप जानते हैं जो रोलर होगा वो तो वक्र पृष्ठ के बराबर ही भाग समतल करेगा, क्योंकि वक्र पृष्ठ वाला भाग ही तो वो जमीन पर बार बार चलता रहेगा। तो आप देखेंगे कि एक चक्कर में रोलर द्वारा समतल भाग बराबर आपके पास रोलर का वक्र पृष्ठ हो जाएगा। अब देखिए आप जानते ही हैं रोलर का जो वक्र पृष्ठ होता है ये होता है आपके पास 2 पाई आर एच के बराबर। अब देखिए 2 पाई का मान हम 22/7 लगा देते हैं, आर का मान आप देख सकते हैं 42 हो जाएगा यहां से, और एच का मान 120 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आप गौर करेंगे देखिए 7 से ये 42 6 बार कैंसिल हो जाएगा, तो देखो ये आपके पास आ जाएगा 22 गुणा 2 अर्थात 44 गुणा 6 का गुणा 120 से करेंगे तो आपके पास 720 आ जाएगा। अब आप 44 का गुणा 720 से कर देंगे, तो देखिए 44 का गुणा यदि आप 720 से करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 31,680 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये सेंटीमीटर स्क्वायर मात्रक कैसा है इसको एक बार हम समझ लेते हैं।
तो आप देखिए जो आपके पास आर था अर्थात त्रिज्या और जो एच है दोनों सेंटीमीटर में है, तो आपके पास जो मात्रक आएगा वो सेंटीमीटर वर्ग अर्थात सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर आ गया, तो सेंटीमीटर स्क्वायर आपने लिख दिया। अब आप यहां से ये देखो कि आपको तो बोला गया कि ये तो आपने एक चक्कर में समतल भाग निकाल दिया रोलर द्वारा, लेकिन आपको बोला गया था एक मैदान जो है उसके लिए तो 500 चक्कर चाहिए रोलर के। तो इसलिए मैदान का क्षेत्रफल बराबर जो होगा वो 500 चक्कर में रोलर द्वारा समतल भाग के बराबर आपके पास आ जाएगा। तो अभी आप ये देखो कि एक चक्कर का आपके पास पता है, तो 500 का गुणा कर देंगे 500 चक्कर के लिए, तो 500 गुणा 31,680 आपने कर दिया। अब देखिए 0 0 0 3 जीरो तो हमने ऐसे लगा दिए क्योंकि 2 जीरो यहां से थे और 1 जीरो ये देखिए यहां पर था। अब 5 का गुणा कर देते हैं, तो देखिए यहां पर 0 आ गया, 4 8 15, तो आपके पास ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा कि 1,58,40,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से आपने मैदान का क्षेत्रफल निकाल दिया। लेकिन आप एक बात जब गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि आपको तो प्रश्न में बोला गया है कि जो मैदान का क्षेत्रफल है वो मीटर स्क्वायर में आपको बताना है अर्थात वर्ग मीटर में बताना है, लेकिन आपने देखा कि ये तो आपके पास सेंटीमीटर स्क्वायर में आ रहा है, तो वर्ग मीटर में बदलने के लिए आप लिखेंगे 1584 सेंटीमीटर स्क्वायर में जो भी दिया हुआ है। अब देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब ये है कि सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर, और आप जानते हैं सेंटीमीटर में को मीटर में बदलने के लिए 1/100 का गुणा करते हैं, तो 2 सेंटीमीटर थे इसलिए 2 बार 1/100 का गुणा कर दिया आपने, तो ये आपके पास मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो यहां से आप गौर करेंगे तो देखो ये 2 जीरो यहां से कट जाएंगे, इसी तरीके से ये वाले 2 जीरो भी यहां पर कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास बचेगा केवल 1584 मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से आपका ये प्रश्न हल हो जाएगा। ध्यान रखें यहां पर अगर आप सेंटीमीटर स्क्वायर में अपना उत्तर देते हैं, भले ही आपकी गणना बिल्कुल सही है लेकिन वो आपका गलत ही माना जाएगा और आपके उत्तर को अंक काट लिए जाएंगे, क्योंकि आपसे प्रश्न में साफ साफ बोला गया है कि आपको मीटर स्क्वायर में ही अपना उत्तर देना है। अब देखिए हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 5 पर। चलिए इस प्रश्न को पढ़ लेते हैं। यहां पर आपको बोला गया है कि किसी बेलनाकार स्तंभ का व्यास 50 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 3.5 मीटर है, तथा आपको आगे बोला गया है कि ₹12.50 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस स्तंभ के वक्र पृष्ठ पर पेंट कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले तो हम एक बेलनाकार स्तंभ बना लेते हैं। तो देखिए कुछ इस तरीके से आपके पास बेलनाकार स्तंभ आ जाएगा। अब यहां से आप ये देखो कि आपको व्यास बोला गया है अर्थात ये दूरी आपको बोली गई है 50 सेंटीमीटर के बराबर। तो आप जानते हैं चूंकि व्यास आपके पास 50 सेंटीमीटर है, अर्थात अगर आप इस बेलनाकार स्तंभ की त्रिज्या निकालेंगे, त्रिज्या मतलब होता है जो वृत्ताकार भाग होता है उसकी त्रिज्या, तो वृत्ताकार भाग चाहे ये बोलो चाहे नीचे वाला बोलो दोनों बिल्कुल हुबहू एक जैसे होते हैं, तो ये त्रिज्या जो होगी अर्थात r व्यास का आधा होती है, तो आपके पास 50/2 अर्थात 25 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब ये देखिए कि आपको बोला गया कि ऊंचाई जो है वो 3.5 है और ऊंचाई को तो आप h से प्रदर्शित करते हैं, तो ये आपके पास 3.5 सेंटीमीटर आ गया। तो एक बार ऊंचाई समझ लेते हैं आखिर होती क्या है। तो देखिए ऊंचाई ये दूरी होती है, तो ये आपको दी हुई है 3.5 सेंटीमीटर। तो इस प्रश्न में हमने r समझ लिया और h समझ लिया। अब ये देखिए आपको बोला गया कि वक्र पृष्ठ पर पेंट आपको कराना है, तो वक्र पृष्ठ तो आप जानते हैं ये वाला होता है कुछ इस तरीके से, ये पूरा भाग इस तरीके से आप देख रहे हैं ये पूरा भाग वक्र पृष्ठ होता है। तो अब वक्र पृष्ठ पर पेंट कराना है अर्थात पहले आपको वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना होगा, तभी तो आप बोल पाएंगे कि पेंट आखिर कितना किया गया होगा। तो यहां पर हम लिख लेते हैं किए गए पेंट वाले भाग का क्षेत्रफल, और ये आपके पास बराबर हो जाएगा वक्र पृष्ठ के बराबर। तो अब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आप फॉर्मूला जानते ही हैं, आपके पास किसी भी बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठ होता है 2
पाई आर एच के बराबर। तो देखिए 2 गुणा पाई का मान 22/7 आप लगा दीजिएगा, आर देख सकते हैं आप, आर आपके पास 25 हो जाएगा सेंटीमीटर में, और एच आपके पास 3.5 सेंटीमीटर बोला ही गया था। तो इस तरीके से ये देखो आपके पास आ गया। अब यहां से देखो 7 से अगर आप 3.5 को कैंसिल करेंगे तो 0.5 बार कैंसिल हो जाएगा। फिर देखिए 22 का गुणा अभी हम 0.5 से कर देते हैं, तो ये आपके पास 11.0 आ जाएगा, क्योंकि 110 आएगा 22 पंजे, लेकिन दशमलव आप लगाएंगे गुणा। अब देखिए 2 का गुणा हम 25 से कर देते हैं तो 50 आपके पास आ गया। तो इस तरीके से ये देखिए आपके पास 550 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब आपने देखो वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल लिया 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब लेकिन एक बात गौर करिए कि आपको जो दर दी हुई है वो प्रति मीटर स्क्वायर के लिए दर दी हुई है कि आखिर कितने रुपए लग रहे हैं। तो आपकी सबसे पहली कोशिश अब रहेगी कि इस सेंटीमीटर स्क्वायर को आप मीटर स्क्वायर में बदलें। तो देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब है 2 बार सेंटीमीटर का गुणा, तभी तो सेंटीमीटर स्क्वायर आया होगा। तो आप 1 सेंटीमीटर को बदलेंगे मीटर में तो 1/100, इसी तरीके से दूसरे वाले को बदलेंगे तो 1/100 का दोबारा गुणा कर दिया, तो अब ये मीटर स्क्वायर में आपके पास आ गया है। तो यहां से आप देख सकते हैं, ये आप कैंसिल कर देंगे इसको, ये आपके पास आ जाएगा 0.055 मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से आपने देखा कि वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल तो आपके पास आ गया 0.055 मीटर स्क्वायर। अब आप देखिए कि चूंकि 1 मीटर स्क्वायर का आपके पास जो रुपए लग रहे थे, मैं व्यय करके लिख देता हूं, 1 मीटर स्क्वायर का व्यय था रुपए 12.50। आप देख सकते हैं आपके पास 12.50 दिया हुआ है। अच्छा एक बात आप ये और गौर करिए कि यहां पर जो ऊंचाई है वो 3.5 मीटर में दी हुई है, हमने इसको सेंटीमीटर में लिख लिया है तो इसको हम मीटर में लिख देते हैं पहले। तो इससे हमारा फर्क क्या पड़ेगा कि यहां पर जो हमने 3.5 लगाया है उसको हमने एक तरीके से मीटर में लगाया है, तो अब यहां पर हम सेंटीमीटर में लगा देते हैं उसको एक बार, तो 350 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए आप 100 का गुणा करते हैं, तो 350 सेंटीमीटर हो गया। तो अभी आप ये देखो कि जब इससे कैंसिल करते थे 7 से इसको, तो ये 50 बार हो जाएगा। तो ये देखिए आपके पास ये आ जाएगा 100 का गुणा और हो जाएगा, तो ये 55,000 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये देखो, ये आप करोगे तो 2 जीरो और 1 जीरो ये आपके पास कैंसिल हो गया, तो इस तरीके से 55/10 आएगा। तो यहां पर 55/10 आपके पास होगा 5.5। तो यहां पर हमने ये गलती की थी कि हमने यहां पर जो ऊंचाई दी हुई थी वो सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी सेंटीमीटर में हमने मान ली थी, जबकि वो मीटर में दी हुई थी प्रश्न में। तो अब मैं इसको कर देता हूं 5.5 मीटर स्क्वायर। तो अब देखिए 1 मीटर स्क्वायर का व्यय तो आपको रुपए 12.50 दे दिया गया। अब आपको तो इस संपूर्ण बेलन को पेंट करने का व्यय पूछा गया था, अर्थात 5.5 मीटर स्क्वायर को पेंट करने का व्यय पूछा गया था। तो आप 12.50 में 5.5 का गुणा कर देंगे। तो आप देखो 5.5 का गुणा करने का मतलब तो ये हुआ 55 का गुणा कर दीजिएगा, तो ये 0 आ जाएगा आपके पास। फिर देखिए आपके पास 55 गुणा 5 करेंगे तो 275, 27 हासिल का आ जाएगा। 55 दूनी 110 और 27 137, 13 हासिल का, 55 और 13 68। तो ये आपके पास इस तरीके से आ जाएगा। अब आप दशमलव लगा देंगे तो देख रहे हैं 2 अंक तो यहाँ पर है, दशमलव के बाद 1 अंक यहाँ पर है, तो आपके पास ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो यहां से आपको समझ में आ गया कि अगर आप इस पूरे बेलनाकार स्तंभ को पेंट कराएंगे तो आपको 68 रुपए 75 पैसे देने पड़ेंगे। चलिए अब हम प्रश्न संख्या 6 पर आते हैं। यहां पर आपको बोला गया है कि एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4.4 वर्ग मीटर अर्थात मीटर स्क्वायर में बोला गया है। यदि बेलन के आधार की त्रिज्या आपको 0.7 मीटर दी गई है तो उसकी ऊंचाई आपसे ज्ञात करने के लिए बोला गया है। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आपको किसी भी बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पता होना चाहिए, ये काफी महत्वपूर्ण है। तो इसका फॉर्मूला आपके पास होता था
2 पाई आर एच। अब यहां पर आर और एच भी समझ लेते हैं। तो जो आर होता है वो बेलन के आधार की त्रिज्या होती है, तो वो तो आपको देखो पहले से दी गई है 0.7 मीटर। और आपसे एच अर्थात ऊंचाई निकालने को बोला गया है, क्योंकि यदि आप कोई बेलन बनाएंगे तो आप देखिए आपके पास कुछ इस तरीके का बेलन आएगा। तो अब देखिए इस तरीके का यदि बेलन आपके पास आएगा तो जो ये दूरी होती है इसी को आप आर बोलते हैं, चाहे आप यहां पर भी बोल सकते हैं, बिल्कुल सेम रहते हैं ये दोनों वृत्ताकार भाग। तो ये आपके पास आर हो गई, और जो ये दूरी होती है इसी को हम बेलन की ऊंचाई अर्थात एच बोलते हैं। तो यहां से तो आपको एच निकालने को बोल दिया गया है, और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको पहले ही पता है। तो आप देख रहे हैं वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल तो 4.4 मीटर स्क्वायर है। तो 2 पाई आर एच ये आपके पास 4.4 के बराबर हो जाएगा। अब देखिए 2 पाई का मान हम 22/7 लगा देते हैं, आर का मान 0.7 लगा देते हैं, और एच का मान तो आपको निकालना ही है। तो ये आपके पास 4.4 के बराबर हो गया। एक बात का आप हमेशा ध्यान रखें कि चूंकि ये मीटर स्क्वायर में है, तो आप ध्यान रखेंगे कि जो आप त्रिज्या और ऊंचाई लेंगे वो भी मीटर में ही लें। तो इस तरीके से आप देखिए जो आपके पास त्रिज्या है वो मीटर में दी हुई थी, तो ऊंचाई आपकी मीटर में ही आएगी, आप ऐसा ही लेंगे। तो सबसे पहले तो हम इस दशमलव को हटाएंगे, तो नीचे 10 आ गया। अब 7 से देखो ये 7 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा 44/10 गुणा एच बराबर 4.4। अब आप ये देखो कि अगर हम इस 10 को पक्षांतर करें दाईं तरफ, तो अब चूंकि भाग में है बाईं तरफ, तो दाईं तरफ जाने पर ये गुणा में बन जाएगा। तो आपके पास आ जाएगा 44 गुणा एच बराबर 4.4 गुणा 10। अब देखिए दशमलव ये हटाएंगे तो 10 आ गया, और जीरो से ये जीरो आपके पास कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास आ जाएगा 44 एच बराबर 44। देखिए केवल 44 बचा है आपके पास। तो इस तरीके से एच का मान जो होगा वो आ जाएगा 44/44। तो ये एक आ गया। अब मात्रक आपके पास मीटर ही रहेगा। तो इस तरीके से आपने उस बेलन की ऊंचाई निकाल दी जो कि 1 मीटर के बराबर आई है। तो अब देखिए प्रश्न संख्या 7 पर आ जाते हैं। यहां पर आपको बोला गया कि किसी वृत्ताकार कुएं का आंतरिक व्यास 3.5 मीटर है और यह 10 मीटर गहरा है। तो सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि आखिर ये वृत्ताकार कुएं का आंतरिक व्यास का मतलब क्या है। तो देखिए कुआं आप जानते हैं आपके पास एक बेलन के आकार का ही होता है। तो आप देख रहे हैं कि अगर इसका आप एक रफ चित्र बनाएंगे तो वो कुछ इस तरीके का आ जाएगा, क्योंकि आप देखिए ये आपके पास एक वृत्ताकार बेलन के आकार का हो गया एक कुआं। अब आंतरिक व्यास बोला है तो आप देख रहे हैं कि जो ये भाग होते हैं, ये सब भाग ये ईंटों के बने होते हैं। अगर ईंट बाहर से बनी होती है तो यही जो होती है यही तो आपके पास बेसिकली आंतरिक व्यास हुआ, क्योंकि जो ईंट जैसे यहां पर लगी होंगी तो आप देख रहे हैं तो ईंट ये जो पूरा एक बनेगा ये आपके पास बड़ा वाला व्यास हो जाएगा, तो इसको आप बाहरी व्यास बोलते हैं। तो मेन जो काम है वो आपको आंतरिक व्यास बोल दिया गया है यहां पर, उससे करना है। तो आर आपके पास आ गया यहां से 3.5/2, क्योंकि व्यास 3.5 है तो इसका आधा कर देंगे तो आंतरिक व्यास आ जाएगा, अर्थात 1.75 मीटर आपके पास आ जाएगा। फिर आप देख रहे हैं कि आपको तो बोला गया कि 10 मीटर गहरा है। 10 मीटर गहरा का मतलब जो ऊंचाई है या आप बोल सकते हैं इस कुएं की लंबाई, क्योंकि देखिए कुआं तो बिल्कुल सीधा सीधा होगा। तो जो एच है वो आपके पास 10 मीटर हो गया। तो यहां से आपके पास एच पता लग गया। अब यहां पर आप देखो पहले वाले भाग को यदि आप पढ़ेंगे तो आपको बोला गया कि ज्ञात कीजिए आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आप ये देखो कि पहले वाले भाग में आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला गया है। अब ये देखिए आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब ये हुआ कि जो आप त्रिज्या लगाएंगे वो आंतरिक वृत्ताकार भाग की लगाएंगे, तो या आंतरिक त्रिज्या आप लगाएंगे, कुछ ऐसा बोल सकते हैं। तो 2 पाई आंतरिक त्रिज्या आपके पास आर है तो ये आपने आर लिख दिया, और एच होता है। ये फॉर्मूला आपको कंठस्थ होना चाहिए, वक्र पृष्ठ के लिए ये होता है क्षेत्रफल। अब आंतरिक बोला था इसका मतलब आंतरिक त्रिज्या लगाएंगे, तो आंतरिक त्रिज्या आपके पास ये थी। तो अब देखिए हम यहां पर 2 पाई का मान 22/7 रख देते हैं, आर का मान 1.75 और एच का मान 10 आपने रख ही दिया यहां पर। तो आप यहां से देखोगे अगर हम 7 से 1.75 को कैंसिल करें तो ये 0.25 आपके पास आ जाएगा।
तो इस तरीके से देखो, ये 22 को 2 से गुणा करोगे तो 44 आ गया, गुणा 0.25 का 10 से गुणा करोगे तो 2.5 आ जाएगा। अब देखिए 44 का गुणा हम 25 से कर देते हैं, तो 44 पंजे 220, 22 हासिल का, 44 दूनी 88 और 22 110 आपके पास आ गया, और दशमलव लगाएंगे तो यहां पर आपके पास दशमलव आ जाएगा। तो इस तरीके से देखा आपने कि जो इस कुएं का आंतरिक वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो 110 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो पहला वाला भाग तो काफी आसानी से आपने हल कर दिया। अब दूसरे वाले भाग पर बढ़ते हैं। तो यहां पर बोला गया है कि ₹40 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसके वक्र पृष्ठ पर प्लास्टर कराने का व्यय आपको ज्ञात करना है। तो आप देख रहे हैं कि 1 मीटर स्क्वायर प्रति मीटर स्क्वायर का मतलब यह हुआ कि 1 मीटर स्क्वायर के लिए ₹40 आपको व्यय करने पड़ रहे हैं। तो देखिए दूसरे वाले भाग में आते हैं। तो आपको पता है कि 1 मीटर स्क्वायर के लिए जो व्यय करना पड़ेगा वो है ₹40, लेकिन आप देख रहे हैं जो कुएं का व्यास है आंतरिक वो तो 110 मीटर स्क्वायर है, तो आपको इसके लिए व्यय निकालना पड़ेगा। तो इसलिए 110 मीटर स्क्वायर के लिए जो व्यय होगा वो आ जाएगा 40 गुणा 110। तो देखिए ये जीरो और ये जीरो, तो 2 जीरो तो हमने पहले लगा दिए। अब 4 का गुणा 11 से रह गया है, तो वो 44 आपके पास होगा। तो इस तरीके से आपको पता लगेगा कि जो कुल व्यय होगा वो ₹4400 आ जाएगा। प्रश्न संख्या 8 को अब हम पढ़ते हैं। यहां पर बोला गया कि गर्म पानी द्वारा गर्म रखने वाले एक संयंत्र में 28 मीटर लंबाई और 5 सेंटीमीटर व्यास वाला एक बेलनाकार पाइप है। फिर आपको बोला गया कि इस संयंत्र में गर्मी देने वाला कुल कितना पृष्ठ होगा। तो सबसे पहले तो आप ये देखो, जो गर्म पानी वाला एक संयंत्र है वो आपको बोल दिया गया है कि बेलनाकार पाइप है उसमें, और उस बेलनाकार पाइप की आपको देखो लंबाई दी गई है और उसका आधार का जो व्यास है वो दिया हुआ है, क्योंकि आधार तो आप जानते हैं वर्गाकार होता है, तो व्यास दिया हुआ है उस वृत्त का। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए, जो जो आपको दिया हुआ है आप उसको नोटेशन में लिख लेंगे। तो लंबाई आप जानते हैं, ऊंचाई या लंबाई एक ही बात होती है बेलनाकार भागों के लिए, जो आपके पास 28 मीटर है। फिर आप देख रहे हैं कि व्यास आपको दिया हुआ है, व्यास है आपके पास 5 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से त्रिज्या जो होगी अर्थात आर आपके पास हो जाएगा व्यास का आधा अर्थात 5/2, तो 2.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब आप सबसे पहले तो एक बात को ध्यान रखें कि कहीं किसी भी प्रश्न में आप देख रहे हैं कि एक जो दूरी है वो मीटर में है और एक दूरी सेंटीमीटर में, तो आप दोनों के लिए या तो समान मात्रक बनाएंगे, या तो दोनों को सेंटीमीटर में बनाएंगे या दोनों को मीटर में बनाएंगे। तो अभी हमारी जो कोशिश रहती है, हम एच को इसको मीटर को सेंटीमीटर में बना लेते हैं। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, इसलिए आपने 100 का गुणा कर दिया, तो आपने एच को बना लिया 2800 सेंटीमीटर। तो इस बात का आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो मात्रक रखते हैं किसी भी प्रश्न में वो हमेशा बिल्कुल एक जैसे रखते हैं, चाहे आप सभी को सेंटीमीटर में रखें, चाहे मीटर में रखें, किसी भी मात्रक में लिखें, लेकिन सभी को एक ही में रखें। तो अब आपसे बोला गया कि इस संयंत्र में गर्मी देने वाला कुल कितना पृष्ठ है। तो कुल पृष्ठ जब भी आपको निकालना होता है बेलनाकार भाग का, तो उसका फॉर्मूला आपको पता ही है, ये आपको कंठस्थ भी होना चाहिए। तो कुल पृष्ठ बोल सकते हैं या कुल संपूर्ण पृष्ठ बोल सकते हैं। तो ये आपके पास होता है 2πRh वक्र पृष्ठ प्लस 2 आधार होते हैं, वो आता है 2πr², क्योंकि एक आधार का क्षेत्रफल πr² है, तो 2 का गुणा कर देंगे 2 के लिए। तो यहां पर आपको बताया भी गया था कि 2π को अगर आप उभयनिष्ठ ले लेंगे 2πr को, तो आपके पास ये r+h आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपको कंठस्थ होना चाहिए था। अब यहां से आपको इसी का मान निकालना है, तो इसलिए कुल पृष्ठ या आप बोल सकते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये आ गया 2πr कोष्टक में r+h। अब यहां पर आप मान लगा देंगे, तो 2 पाई का मान देखिए 22/7, आर का मान अब आप लगाओगे तो आर तो आप देख रहे हो कि 2.5 सेंटीमीटर है, तो इस तरीके से देखो ये 2.5 आ गया, कोष्टक में आर की जगह 2.5 लगा दिया, और एच आपने अभी देखा ही कि एच है आपके पास 2800 सेंटीमीटर। तो यहां से आपने देखो इसको लिख दिया। अब आप ये देख रहे हो कि देखो 2 का गुणा 2.5 से कर दो तो ये 5 आ गया, गुणा देखो ये 22 रह ही गया, बटे 7 भी चल ही रहा है। अब देखो 2.5 को 2800 के साथ जोड़ोगे तो 2800
2.5 आपके पास आ जाएगा। तो अब हम यहां पर इसको थोड़ा सरल करते हैं। तो देखो पहले 5 का गुणा 22 से कर दो तो आपके पास 110 आ जाएगा, बटे 7 गुणा 2802.5 आपके पास आ गया। अब यहां से देखिए 110 का भले ही आपको पहाड़ा याद नहीं होगा, लेकिन 11 का पहाड़ा तो आपको पता होता है, तो आप पहले एक जीरो तो ऐसे लगा देंगे। अब 11 का गुणा कर देंगे इसमें, तो देखिए 11 पंजे 55, 11 दूनी 22 और 5 27, 8 ये 30 बटे 7 आपके पास आ गया, और दशमलव लगाएंगे तो यहां पर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास देखो ये आ गया 3,08,275 बटे 7। अब हम इसको थोड़ा सरल कर लेते हैं। तो देखिए अगर आप इसको थोड़ा सरल करोगे तो 7 से कैंसिल करोगे तो 7 चौक 28, 7 चौक 28 जीरो, 7 तिया 21, 7 निम 63, 7 दूनी 14, 7 अट्ठे 56, 7 पंजे 35। तो इस तरीके से देखो आपके पास ये आ जाएगा, और ये यहां पर आपके पास दशमलव आ गया। तो इस तरीके से ये हो जाएगा 44,39,39 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर इसलिए आया क्योंकि आपने जो त्रिज्या थी उसको भी सेंटीमीटर में माना था, और जो ऊंचाई थी उसको भी सेंटीमीटर में ले लिया था। तो इस तरीके से आपके पास ये उत्तर आ जाएगा। आपसे कुल प्रश्न पूछा गया था। अब ये पूरा आप पर निर्भर करता है कि आप अपना उत्तर किस मात्रक में देना चाहते हैं, क्योंकि यहां पर आपको बोला नहीं गया है कि किस मात्रक में आपको देना है उत्तर। तो आप चाहें सेंटीमीटर स्क्वायर में दें, या आप चाहें तो इसको मीटर स्क्वायर में भी बदल सकते हैं। तो देखिए 44,039.258 सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब होता है सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर। इस तरीके का आप हमेशा ध्यान रखें, कभी भी परिवर्तन करने में आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। तो देखिए 44,039.258, देखिए 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर हो गए। इसी तरीके से इसमें भी 1/100 मीटर हो गए। तो देखो 1 मीटर और दूसरा मीटर गुणा करोगे तो ये मीटर स्क्वायर तो आपके पास आ ही गया। तो यहां पर मैं मीटर स्क्वायर तो देखिए लिख ही देता हूं। अब आप ये देखो कि 2 जीरो ये हैं और 2 जीरो ये हैं, अर्थात दशमलव जो होगा वो 4 अंक पहले खिसक जाएगा। तो आपके पास ये आ जाएगा, देखो 4 अंक पहले खिसकाओगे तो ये देखिए यहां पर दशमलव आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 4.4039,258। तो इस तरीके से आप अपना अगर मीटर स्क्वायर में आंसर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 4.4039,258 वर्ग मीटर। तो अब देखिए प्रश्न संख्या 9 पर आ जाते हैं हम। यहां पर आपको बोला गया है ज्ञात कीजिए, पहले वाले भाग में है कि एक बेलनाकार पेट्रोल की बंद टंकी का पार्श्व या वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल जिसका व्यास 4.2 मीटर है और ऊंचाई 4.5 मीटर है। तो देखिए सबसे पहले ही आपको यहां पर बोल दिया गया कि आपको जो पेट्रोल की टंकी दी है वो बेलनाकार दी हुई है। तो देखिए अगर बेलनाकार टंकी है आपके पास तो कुछ इस तरीके से ये टंकी आपके पास होगी। तो अभी हम पहला वाला भाग हल करते हैं। अब इसका पार्श्व या वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल बोला गया है। देखिए यहां पर तो आपको बोल दिया गया कि पार्श्व या वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल एक ही बात है। वैसे भी आपको ध्यान रखना है कि अगर आपसे कहीं पार्श्व क्षेत्रफल भी पूछता है तो वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ही निकालना होता है। तो ये आपको खुद से भी पता ही होना चाहिए। तो अब आपको वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, या आप बोल सकते हैं पार्श्व, दोनों का मतलब एक ही होता है। इसको आप कंठस्थ रखें, ये फॉर्मूला आपके पास होता है 2πr/h के बराबर। फिर आप एक बात यदि गौर करेंगे तो आपको बोला गया है कि व्यास 4.2 मीटर है। तो व्यास जब भी बोला जाए किसी बेलनाकार भाग का तो ध्यान रखें वो आधार का जो भाग होता है उसका व्यास होता है। तो आधार तो आप देख रहे हैं आपके पास वृत्ताकार होता है।